नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है इतिहास विषय। तो इतिहास विषय के बारे में हमने एक सामान्य परिचय जान लिया है। फिर उसके बाद हमने अपने सिलेबस से जुड़े जो टॉपिक हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सब समझ लिया है, जान लिया है। अब उसके आगे एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। और इसके पिछले जो क्लासेस हुए हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से उसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम वैदिक काल के बारे में जानते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे जीएस के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हम इसे पूरी गंभीरता से समझेंगे और जानेंगे। तो आज शुरू करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल के परिचय को पहले जानते हैं कि इसे वैदिक काल क्यों कहा गया। तो इस काल का जो अध्ययन है वो वेदों के कारण मिलता है, वेदों के अध्ययन के आधार पर आधारित है। ठीक है, तो वेदों का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान से होता है। तो यह वेदों पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया है। इसे रचना काल की दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है और इसे दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा पूर्व वैदिक काल पे। तो पूर्व वैदिक काल का जो रचना काल है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न तर्क हैं, विभिन्न मत हैं अपने, लेकिन जो सामान्यता तर्क जो सबके द्वारा सर्वमान्य है, जो हमारे सिलेबस के हिसाब में भी और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके द्वारा जो मान्य रचना काल है, वो लगभग 1500 बीसी और से लेकर लगभग 1000 बीसी के बीच जो काल है वो पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच में लगभग 250 या 200 वर्ष का लगभग अंतर रहा है। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो पूर्व वैदिक काल, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि लगभग 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी के काल को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। इसे वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो जानने का स्रोत है वो वेद है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। निर्माता इनके कौन है? तो माना गया है कि इनके निर्माता जो है आर्य है। अब ये आर्य कहाँ से आए हैं, इनके बारे में भी विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कोई इन्हें बाहरी बताता है, कोई यहीं स्थानीय लोगों के द्वारा ही जो इस सभ्यता का उदय माना जाता है। तो अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो आर्य शब्द का जो एक सामान्य परिचय मिलता है वो मिलता है जैसे एक प्रजाति विशेष के रूप में, किंतु इसका सही शब्द क्या है, वो एक भाषा समूह को इंगित करता है, एक भाषाई समूह को इंगित करता है। यूरोपीय भाषा बोलने वाले जो संस्कृत बोलते थे, भारोपीय जो समूह था उसको, उसमें जो संस्कृत बोलते थे उन्हीं को आर्य कहा गया है। तो आर्य जो है वो ही इसके निर्माता माने गए हैं। अब आर्य कहाँ के निवासी हैं इसको भी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आर्य शब्द का अर्थ समझते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ है या मतलब मूल अर्थ जो है वो श्रेष्ठ से है, श्रेष्ठ या विद्वान कह सकते हैं। किसमें श्रेष्ठ? जैसे वो अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, शक्ति में वो श्रेष्ठ हैं, वही आर्य हैं। तो जो ये आर्य है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ? आचरण में, चरित्र, शक्ति में जो श्रेष्ठ है वही आर्य है, वही इसके निवासी माने जाते हैं। मूल निवास स्थान, एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं विदेशी मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया को इनका निवास स्थान बताया है। अब बहुत से लोग इसे
जो यहाँ के विद्वान हैं, भारतीय विद्वान हैं, वे इसे एक साजिश मानते हैं भारत को तोड़ने की, भारत में एक कटुता उत्पन्न करने के लिए, क्षेत्रीयता की। लेकिन अब हमें चूंकि इन सब विषयों में ना जाकर एक तटस्थ और मतलब रूप में इसका अध्ययन करना है, तो हम यहाँ पे सबका तर्क को जानेंगे, समझेंगे और सबके मतों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बहस नहीं, यहाँ हमें एक परिणाम और एक तर्कसंगत परिणाम तक पहुँचना है। तो मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान बताया है। आर्य वहीं से मतलब धीरे धीरे हमारे सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब के पास आए और वहीं पे अपना निवास स्थान सर्वप्रथम बनाया, ऐसा मैक्स मूलर महोदय का कहना है कि यार मध्य एशिया के निवासी थे। वहाँ से उन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब की तरफ अपना रुख किया और पंजाब की तरफ आए और फिर वहाँ अपना निवास स्थान बनाया, वहीं पर वेदों की रचना हुई। डॉक्टर संपूर्णानंद एक विद्वान है, भारतीय विद्वान है, जो आस पर्वत के आसपास आर्यों का निवास स्थान मानते हैं, जो कि इससे काफी मिलता जुलता है। साइबेरिया के आसपास आस पर्वत है, तो उन्होंने भी लगभग मध्य एशिया से मिलता जुलता ही स्थान बताया है। बाल गंगाधर तिलक एक महत्वपूर्ण द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश बताया है, जो उत्तरी ध्रुव के पास है। दयानंद, उनकी पुस्तक कौन सी है? द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। तो दयानंद सरस्वती जी तिब्बत को आर्यों का निवास स्थान बताया है। तो हमने जान लिया कि इनका काल क्या है, इनको वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों से बना है, इसलिए जिसका अर्थ होता है ज्ञान। निर्माता कौन थे? आर्य जो एक प्रजातीय विशेषता को इंगित करता है सामान्य रूप से, लेकिन हम यहाँ पर उसका शाब्दिक और सही अर्थ समझेंगे, जो एक भाषाई समूह की ओर इंगित करता है। तो जो भारूपीय भाषा के लोग थे, जो संस्कृत का उच्चारण करते थे, संस्कृत का प्रयोग करते थे, वही आर्य कहलाए। मूल निवास स्थान के बारे में भिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख विद्वानों को इंगित किए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। इनके बारे में आप जान ही गए। मैक्स मूलर जी ने मध्य एशिया, डॉक्टर संपूर्णानंद ने आस पर्वत, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनका निवास स्थान बताया है। आगे बढ़ते हैं। जानकारी के स्रोत क्या है? मतलब हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, या उसके बाद के जो काल है, मतलब जो उसका सेकंड पार्ट है, मतलब उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में। तो इसके दो प्रमाण हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और दूसरा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। तो जब हम पूर्व वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, कई विद्वानों में कंफ्यूजन है कि हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखें या ऐतिहासिक काल में रखें। तो बहुत सी किताबों में आप इसे आद्य ऐतिहासिक काल में पाएंगे और कई किताबों में इसे आप ऐतिहासिक काल में पाएंगे। अब चूंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, जैसे आद्य ऐतिहासिक जो काल का मानते हैं, उनका कहना यह है कि ठीक है, मतलब एक साहित्य के मतलब यहाँ पे उनकी एक भाषा थी, उनका एक संकेत था, लेकिन उनकी कोई अपनी लिपि नहीं थी, या श्रुति के आधार पर आगे बढ़ी और बाद में इसका लेखन हुआ। और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो तो सर्वमान्य मत है, क्योंकि चाहे आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिली है, उसका मुख्य आधार पुरातात्विक ही रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कृषि में, पशुपालन में पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो बर्तन पाए गए हैं उनको, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है एक प्रमाणिक और ठोस आधार प्रदान करते हैं इस काल की विशेषताओं को जानने में। लेकिन साहित्यिक स्रोत की जब पढ़ेंगे तो इसे एक श्रुति के आधार पर संहिताबद्ध माना गया है बाद में, कि बाद में इस श्रुति के
माध्यम से एक वर्ग से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में पहुंचा है, और बाद में जब लिपि का ज्ञान हुआ है तो फिर इसे लिपिबद्ध किया गया है, लिखा गया है। और ऐतिहासिक काल का जो विद्वान इसको श्रेणी में रखते हैं उनका मत है नहीं, साहित्यिक स्रोत लिखे होंगे, अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर इतनी बड़ी रचना है, इतना कुछ हुआ है, तो ये इतना श्रुति के आधार पे आगे नहीं, इनका जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण होगा, लिखा गया होगा। तो उनका अपना एक मत है, लेकिन अभी तक जो मूल मत है वो आदि ऐतिहासिक काल का ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक लिपि मिली नहीं है, तो इसे भी आदि ऐतिहासिक काल में मानना ही तर्कसंगत लगता है। तो ऋग्वेद के से हमें जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे विस्तृत वेद है। इसमें लगभग 10 मंडल हैं और 1028 लगभग इसके सूक्त हैं, जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। 10 मंडल में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, ये बहुत बाद में जोड़ा गया है दूसरे से, और 7वां मंडल जो है ये सबसे प्राचीन मंडल है। इन मंडलों से परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि तृतीय मंडल क्यों प्रसिद्ध है, जैसे 7वां मंडल क्यों प्रसिद्ध है, 9वां 10वां। तो जो मुख्य आपके मंडल है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और उनके बारे में मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे दूंगा। अब जो वेद हैं इनका संकलनकर्ता या रचनाकार किसने इनको लिखा, तो उनमें हमें नाम मिलता है कृष्णद्वैपायन और महर्षि वेद व्यास का, जिन्होंने इसे मिलकर सप्त प्रदेश में, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहां पर इन्होंने इसकी रचना की। वहीं से वेदों का संकलन हुआ, वेद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आगे बढ़ी। तो संकलनकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास सबसे प्राचीन है। पूर्व वैदिक काल के जानने का एकमात्र स्रोत है साहित्यिक ऋग्वेद। ऋग्वेद एकमात्र। जो आगे के वेद हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारी चीजें हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देती हैं। वैदिक काल के बारे, पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो तृतीय मंडल क्यों प्रसिद्ध है, यह है गायत्री। गायत्री मंत्र हमें तृतीय मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं, ठीक है। 7वें मंडल में दास राग युद्ध मिलता है। दास राग युद्ध, या 10 राग युद्ध क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 10 राजाओं और एक राजा सुदास थे, उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसे आर्यों अनार्यों के बीच का युद्ध कहा जाता है। इसे एक श्रेष्ठ जन और राक्षस जन के बीच का युद्ध भी कहा जाता है, दस्यु जिसे कहा गया है। तो आर्यों और दस्युओं के बीच का युद्ध कहा गया है। तो इसमें जो सुदास थे वो आर्यों के राजा थे, और अनार्यों के राजा 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें से 10 राजाओं के संघ की हार होती है, राजा सुदास की विजय होती है। और ये कहाँ लड़ा गया था, या उस समय की पुरुषोड़ी नदी, जिसे आधुनिक काल का रावी नदी कहा जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था। 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है, जिसमें सोमरस का भी व्याख्या मिलती है, सोम देवता से संबंधित है। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है, यह बाद में जोड़ा गया था। यह एक महत्वपूर्ण मंडल है। इसमें ही चारों वर्णों की उत्पत्ति सर्वप्रथम पाई गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, और सीने से मतलब बाहु से क्षत्रिय, और उदर से और पैर से शूद्र, मतलब ऐसी ये बात के काल का अंश है। जो दूसरा और से 7वां का मंडल है वही महत्वपूर्ण है, और वही सबसे प्राचीन है, जो ऋग्वेद से जोड़ा गया है। बाद के जो मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, ये नए मंडल हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक सामान्य अध्ययन जान लेते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में।
तो सामवेद में संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें 7 स्वरों का सर्वप्रथम वर्णन जो है इसी में मिलता है। जो 7 स्वर आपके सारे गा मा पा धा नि सा जो है वो इसी में सबसे पहले मिलते हैं। यजुर्वेद यज्ञ के विधियों का वर्णन करता है। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका ज्यामिति औषधियों का वर्णन मिलता है। इसे हम ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यह सबसे मतलब नया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया है अथर्ववेद। ब्रह्मवेद परीक्षा में कई बार पूछा गया है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कि ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि इन वेदों को कौन कहता था, या इन वेदों का जो कहने वाला होता अध्येता जिसे कहते हैं वो कौन था। तो जैसे ऋग्वेद है, इसके अध्येता को होत्री कहा जाता था। होत्री जो थे वो ऋग्वेद का वाचन करते थे। सामवेद के वाचनकर्ता को उद्गाता, यजुर्वेद को अध्वर्यु, अथर्ववेद को ब्रह्मा, और इन चारों वेदों का एक उपवेद भी था। ये सब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का वाचन करने वाले जी या जो अध्येता थे वो कौन थे, तो होत्री, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद अध्वर्यु, अथर्ववेद ब्रह्मा। इनके उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और शिल्पवेद अथर्ववेद का। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हर वेद के अपने एक उपनिषद थे, 1 या 2 या 3, मतलब जो भी आप हो। लेकिन अभी जो मुख्य है उपनिषद इनसे जुड़े हुए और परीक्षा उपयोगी हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका है कौशिकीय और ऐतरेय। उपनिषदों की कुल संख्या 108 के लगभग मानी गई है। यहाँ पे हम आपको मुख्य रूप से जो परीक्षा उपयोगी है उनको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सामवेद, इनका केन और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम हम वासुदेव श्री कृष्ण का नाम पाते हैं, जो अंगिरस के शिष्य के रूप में बताए गए हैं। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद से मांडूक्य, मुंडको और प्रश्न। मुंडको उपनिषद से ही हमारा जो शब्द है सत्यमेव जयते वो लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिखा गया है, लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ध्यान रखिएगा, मुंडको निषद, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अब आगे आते हैं। अब पूर्व वैदिक काल का जो प्रमुख विशेषताएं हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, विशेषताएं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे उस समय के राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में हम यहाँ समझेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं कि जो ऋग वैदिक काल का जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन था वो कबीलाई जीवन था। कबीला मतलब ये नहीं जो हम मान लेते हैं कि बहुत पिछड़े हुए और अशिक्षित, ना, ऐसा कुछ नहीं है। कबीला उस समय का मतलब था कि जो प्रकृति से जुड़ा हो, जो प्रकृति से जुड़ा हो, प्राकृतिक शक्तियों को मानता हो और प्रकृति के अनुसार अपने जीवनचर्या बनाता हो या उस तरह का जीवन निर्वाह करता हो। सकारात्मक सोच के साथ प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन जो करते थे वही उस समय कबीले कहलाते या कबीलाई समाज कहलाता था। तो जो राजनीतिक जीवन था वो कबीलाई जीवन था। सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। यह एक छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहते थे। उनका अपना एक
हर कबीले का अपना एक मुखिया होता था, जिसे वो अपने ही ग्राम से चुनते थे, अपने ही गांव से, अपने ही लोगों में से जो थोड़ा श्रेष्ठ और मतलब जानकार होता था, विद्वान होता था, उसे वो लोग चुनते थे और अपना मुखिया बनाते थे, जिसे राजन कहा गया है, राजा। तो कबीलाई जीवन जो था उनका एक नेतृत्व करता था जिसे राजन कहा गया है। तो यह जो राजा था, ये अगर हम ये सोचें कि वो राजा बाद के कालों का जो मौर्य या गुप्त राजा थे उनकी तरह था, तो ऐसा नहीं है। वह निरंकुश नहीं था, उसके पास जो अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे, मतलब सीमित अधिकार था, सीमित अधिकार। इस राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा, समिति और विदत नामक जो थे वो संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। तो आज सभा और समिति जो है, ये आधुनिक रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं जैसे एक मतलब सभा जो थी वो एक मंत्रिमंडल के रूप में थी, समिति जो थी एक मंत्रिपरिषद के रूप में थी। जैसे इसमें सभा में कुछ लोगों का वर्चस्व था, कुछ लोग होते थे, इनकी संख्या बहुत सीमित होती थी। समिति में आम जन की भागीदारी होती थी, समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी, विदत में भी, जो सबसे प्राचीन माना जाता है, विदत में भी स्त्रियां भाग लेती थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्त्रियां किन में भाग लेती थी, सभा में या समिति में, तो हमें समिति पे ऑप्शन पे टिक करना है जो सही उत्तर है। तो सभा में कुछ कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उच्च वर्ग के मतलब उच्च वर्ग के लोग होते थे और सीमित लोग होते थे। समिति जो थी आम जन की सभा थी, स्त्रियां भी इसमें भागीदार होती थी, और विदत भी जो थी वो सामान्य जन की ही सभा थी और इसमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। यह जो सभा और समिति थी ये क्या करती थी, विदत जो थे ये राजा पर नियंत्रण करते थे। राजा पर नियंत्रण कौन रखता था, इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से राजा पर नियंत्रण रखता था। राजा का अधिकार बहुत ही सीमित था, ये छोटे से कबीलों का नेतृत्व करता था। ये जो संस्थाएं थी ये अपने नीचे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करती थी जो उनके कार्यों में इनका सहयोग करते थे। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्निन कहा जाता है, रत्निन। इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। ये सभा समिति के कार्यों में जो उसके सभा समिति का प्रतिनिधित्व करते थे उनका ये सहयोग करते थे। जैसे आज के अधिकारीगण, जैसे प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं वो नेताओं का, हाँ, जो बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद, उनका जैसे सहयोग करते हैं, उसी तरह ये प्रक्रिया भी उसी तरह की थी लगभग। सेना अस्थायी थी, कोई अस्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। हाँ, जब कभी मतलब एक कबीले से दूसरे कबीले में युद्ध होता था तो अस्थायी तौर पे एक सेना तैयार कर ली जाती थी और लोग एक दूसरे से लड़ते थे अपने वर्चस्व के लिए, अधिकार के लिए। कर कर भी अस्थायी था, स्वेच्छा से था, अस्थायी था और स्वेच्छा से था। किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई ये नहीं था कि कंपलसरी नहीं हमें कर देना ही है। कर को हम बलि कहते थे, कर को बलि कहा जाता था, ठीक है। ये स्वेच्छा से दिया जाता था, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था कि नहीं कर देना ही है। और यह अस्थायी था, ये नहीं था कि इतना ही निश्चित ही देना है। न्याय के लिए भी कोई अस्थायी नियम नहीं था कि नहीं इसके लिए ये सजा है, ये सजा है। यह सभा या समिति के माध्यम से निर्धारित होता था और इसका कोई एक संकलनबद्ध कोई संहिता नहीं थी, ठीक है, कि नहीं इसके ये नियम है, ऐसे ही दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो न्याय व्यवस्था में भी अस्थायित्व था, कोई नियम नहीं था, कोई नियम नहीं था अभी तक, मतलब नहीं था। अब आते हैं हम सामाजिक जीवन की ओर।
सामाजिक जीवन हम देखते हैं एक समतावादी समाज था, मतलब सभी लोग समान थे, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था कि नहीं तुम्हारा कार्य छोटा है मेरा कार्य बड़ा है, ऐसा कोई भावना नहीं थी। सबके अपने कार्य थे, सब लोग एक दूसरे समान थे, उच्च और नीच का कोई मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। समतावादी मतलब सभी बराबर थे, सबकी अपनी मर्यादाएं थी, सभी को अपना एक गौरव था, स्वाभिमान था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, कर्मों के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो बटी थी। इसका एक प्रामाणिक स्रोत हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, जिसमें एक कवि कहता है कि मैं पेशे से कवि हूं, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता गेहूं पीसने की चक्की चलाती हैं। तो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ध्यान रखिएगा। दास प्रथा थी, लेकिन इसे निंदनीय नहीं माना जाता था और विकृत नहीं थी। दासों का भी अपना एक अधिकार होता था, उनके साथ भी एक सम की भावना जुड़ी रहती थी। परिवार ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग था। परिवार से ही समाज का निर्माण होता था। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था, स्त्रियों का भी वर्चस्व था, समान मतलब अधिकार था। पिता जो था वो परिवार का मुखिया था, उसे गृहपति भी कहा जाता था, जो परिवार के भरण पोषण का कार्य करता था। विवाह जो था परिवार मतलब जो परिवार बनता था वो विवाह से ही, परिवार में जब स्त्री पुरुष मतलब एक साथ आएंगे और एक अपने एक समाज एक परिवार का निर्माण करेंगे, तो जो स्त्रियों की मतलब को भी समानता का वहाँ अधिकार था, और पुरुषों को भी। पुरुष परिवार का मुखिया होता था, वही भरण पोषण करता था, स्त्रियों का अपना गृह कार्य था जो अपना करती थी। ऐसा कोई मतलब ये नहीं था कि नहीं उनके गृह का, अगर वो आगे कुछ और करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं या साहित्य स्रोत में आना चाहती हैं या वाद विवाद सकारात्मक वाद विवाद प्रतिवाद में आती हैं, तो उनका भी वहाँ पर सम्मान था और स्वागत था। विवाह विच्छेद नहीं होता था, इसे अस्थाई विवाह के तौर पर ही यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। उसे विवाह विच्छेद को गलत माना जाता था। परिवार में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, सम्मान था, एक दूसरे का सहयोग था, ऐसा प्रमाण पाया जाता है। तो अब हम परिवार के बारे में जान गए। स्त्रियों की दशा, किसी भी समाज या सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? स्त्रियों की दशा को भी जानना। तो स्त्रियों की दशा सकारात्मक थी, यानी कि स्त्रियों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। जो आज की विकृतियां मध्यकाल में, जब मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे या आधुनिक काल का कुछ इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें जो विकृतियां थी वो इस समय नहीं थी। जैसे प्रदा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था, पुनर्विवाह को सही माना गया था, नियोग की प्रथा थी, तो दहेज प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। तो पर्दा प्रथा नहीं थी, दहेज नहीं था, पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा था, बाल विवाह नहीं था। नियोग प्रथा के में क्या होता था? जिस स्त्री का विवाह हुआ हो, मान लीजिए उसका पति दिवालिया हो गया हो, मानसिक रूप से विकृत हो गया हो, या किसी दुर्घटना या कारण से उसकी असामयिक मृत्यु हो गई हो, तो स्त्रियां क्या करती थी? उसके छोटे भाई के साथ विवाह कर लेती थी और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वंश की
उत्पत्ति होती थी, बच्चे को जन्म देती थी। तो नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। दूध दही से बने खाद्य वस्तुओं का शाकाहारी में सेवन किया जाता था, मांसाहारी में मांस का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए मुख्य साधन रथ दौड़ था, शतरंज था, द्यूत था। तो मतलब ये मनोरंजन के प्रमाण मिलते हैं। तो भोजन मनोरंजन, तो हम लोगों ने सामाजिक जीवन के बारे में भी समझ लिया। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन। किसी भी सभ्यता या समाज के लिए उस समय की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक इंजन का काम करता है, एक ईंधन का काम करता है किसी भी समाज को या सभ्यता को विकसित करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था तभी सही होगी जब वहाँ समाज सही होगा, वहाँ की राजनीति सही होगी। लेकिन जो अर्थव्यवस्था होती है वो ईंधन का काम करती है किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो आर्थिक जीवन कैसा था उस समय का? कबीलाई था, यानी कि प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ था। मुख्य आधार क्या था जीवन निर्वाह का? तो पशुपालन था। यहाँ पर गाय एक महत्वपूर्ण पशु था और गाय को सबसे पवित्र माना जाता था। इसका वध निषेध था। 176 बार लगभग मंत्रों में इसकी चर्चा हुई है। गाय को अघन्या कहा जाता था, अघन्या, जिसका वध ना किया जाए, अघन्या। गाय को अघन्या कहा जाता था, अघन्या। मैं साफ लिख देता हूं थोड़ा सा। अघन्या कहा जाता था गाय को, जिसका वध निषेध था। 176 बार, लगभग 176 बार टाइम्स इसका उपयोग हुआ है मंत्रों में। ठीक है। कृषि का कम महत्व था, कृषि यहां सेकेंडरी था। प्राथमिकता किसकी थी? पशुपालन की, यानी कृषि यहाँ द्वितीय क्षेत्र था। अब ऐसा क्यों था? यह भी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि कृषि क्यों नहीं महत्व का था, जबकि कृषि से ही जीवन का मूल आधार है। तो कृषि का कम महत्व इसलिए था क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। लोहे की खोज कब आती है? लगभग 1000 BC के लगभग। तो लोहे का प्रयोग ना होने के कारण तो संसाधन थे नहीं, यंत्र थे नहीं, तो कृषि संभव नहीं हो पाती। अब तांबे का हल या कांसे का हल से तो खेती होगी नहीं, वो जाएगा ही अंदर नहीं, कठोर होगा ही नहीं। तो लोहा जो था वो अभी प्रकाश में नहीं आया था, लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो कृषि की व्यापकता नहीं हो पाई थी, कृषि का विस्तार नहीं हो पाया था। कृषि का महत्व इसीलिए कम था। लगभग 24 मंत्रों में ही इसकी चर्चा है, 24 मंत्रों में चर्चा है। उद्योग व्यापार भी, अब जैसे जो कृषि था वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही था, भरण पोषण के लिए ही था, कोई अधिशेष नहीं था। तो भरण पोषण के लिए ही था, तो लोग अपने में ही खा लेके जीते थे, कोई व्यापार और व्यवसाय के लिए नहीं दे पाते थे। यानी कोई प्रकार का उद्योग धंधे जो थे वो सीमित मात्रा में थे, सीमित, अधिशेष ना होने के कारण। तो अधिशेष ना होने के कारण व्यापार और वाणिज्य की जो दशा थी वो सीमित क्षेत्रों में थी, और ये आंतरिक व्यापार ही महत्वपूर्ण थे। व्यापार की दशा के आंतरिक व्यापार ही थे, आंतरिक व्यापार होते थे। मुद्रा में लेन देन नहीं होता था, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। व्यापार किसमें होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का लेन देन से क्रय विक्रय होता था। मुद्रा की खोज नहीं की जा सकती थी, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है।
अब हम आते हैं, आर्थिक जीवन को हम लोगों ने समझा जाना, अब हम आते हैं धार्मिक जीवन को। धार्मिक जीवन भी एक तरह से सामाजिक विकास से और उस समय के आर्थिक जीवन से ही जुड़ा होता था, क्योंकि जैसे जैसे समाज विकसित होगा धार्मिक क्रियाओं जीवन का भी विकास होता है। आर्थिक विकास होगा तो भी धार्मिक क्रियाओं का विकास होगा, क्योंकि तभी दान ज़्यादा मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपना योगदान देके अपने धर्म को बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आर्थिक जीवन का विकास या सामाजिक जीवन का विकास होता है, वैसे वैसे धार्मिक जीवन का भी विकास होता है। तो जो पूर्व वैदिक काल का जीवन था वो प्रकृति पूजक था, प्रकृति से निकटता थी। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कबीलाई जीवन था। कबीलाई लोग का मतलब होता था जो प्रकृति के बहुत निकट थे, तो प्रकृति पूजक लोग थे, प्रकृति की पूजा करते थे। क्योंकि उस समय के लोगों में, आम जन में ये धारणा थी कि कोई एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो इस सारे पृथ्वी को और इसमें होने वाली जो घटनाएं हैं, दैविक घटनाएं हैं, उनको संचालित करती है। तो जिस शक्ति को लोगों ने जिस रूप में समझा जाना, उसे एक आकृति दे दी, उसमें एक कुछ आकृतियां मानव के रूप में दी, कुछ अपनी पशुओं के रूप में दी। तो यहाँ एक इन शक्तियों का मानवीकरण कर दिया गया। तो जैसे अब पढ़ेंगे आगे, अग्नि हो गया, वायु हो गया, चिकित्सा हो गया। तो जैसे बाढ़, सूखा काल, तो उसे रौद्र रूप प्रकृति का प्रकोप माना गया, तो उनके लिए एक सिंबॉलिक मतलब नाम दे दिया गया। तो देवताओं को अनेक नाम दिए गए और उन्हें अनेक नामों से जाना गया। तो इसलिए एक प्रकृति हम देखते हैं कि बहुदेववाद की प्रकृति भी यहाँ पाई जाती है। तो प्रकृति पूजक थे, बहुदेववाद की धारणा पाई जाती है। देवताओं को कई श्रेणियों में बांट दिया गया था। ऋषि यास्क के द्वारा इन्हें 3 रूपों में बांटा गया था। जैसे 3 श्रेणियां थी, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। यास्क के द्वारा, यास्क एक ऋषि थे। तो अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख देवता इंद्र थे, मारुत थे, रुद्र थे, वायु थे। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति को माना गया है। और आकाश के देवता में सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु को माना गया है। अश्विन को चिकित्सा का देवता, भूषण को पशुओं का, ध्यान रखिएगा, सोम को सोम रस का, अमृत, सविता को चमकते सूर्य का। इनको कई श्रेणियों में कई नामांकन के साथ जाना गया, कई नामों के साथ जाना गया। कई देव अलग अलग शक्तियों के अलग अलग नाम रख दिए गए। हम देखते हैं कि उस समय का जो समाज था वो समतावादी समाज था। तो ज़्यादा जो उस समय के ऋग्वैदिक काल के ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब जिस शक्ति की महत्ता को समझा या जाना, या उसकी उपयोगिता उस समय जिस भी शक्ति की सर्वाधिक थी, उसी को उस समय प्रधान मान लिया गया, उसी को प्रधान शक्ति मान लिया गया। तो मैक्स मूलर महोदय ने इस को वहाँ पर हेपोथिज्म का नाम दिया है। हेपोथिज्म यानी कि जब जिस शक्ति की महत्ता की उपयोगिता सर्वाधिक मान ली गई, तो उसे उस समय उसी देवता को प्रधान देवता मान लिया गया। तो एक हम लोगों ने एक मोटा चीज समझ ली कि पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था, काल क्या था, निर्माता कौन थे, उसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो लगभग हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली हैं, जो प्री के प्रारंभिक परीक्षा के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और कुछ पॉइंट इसमें जो थे वो आपके मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
आगे जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कराएंगे तो इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ छूटा नहीं है, लगभग आप लोगों ने पूरा कहानी के रूप में इसे पूर्व वैदिक काल को समझ लिया है और उसके जो तथ्य थे, कुछ पॉइंट थे, उन्हें भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उसे भी हमने लिखवा दिया है। अब कल की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल की अपनी क्या विशेषता थी, उत्तर वैदिक काल का जीवन कैसा था, उसे हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।